नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज फिर एक बार हम नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा दूसरी इकाई, पाठ का नाम है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। अब विधा है संस्मरण भाग 1। पाठ की लंबाई ज़्यादा होने के कारण इसके हमने 2 हिस्से बनाए, तो भाग 1 आज हम शुरू करते हैं। इस पाठ के लेखक हैं सुनील शास्त्री। सुनील शास्त्री एक जाने माने लेखक है। सन 1950 में इनका जन्म हुआ। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। प्रमुख कृतियाँ लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। गद्य संबंधी प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र इस पाठ के लेखक हैं, जिनका नाम मैंने बताया, सुनील शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कौन नहीं जानता। ये हमारे स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारे भारत का भाग्य था कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कदमों पर चलने वाले और उन्हीं को अपना आदर्श मानने वाले, सादा जीवन, उच्च विचार, ये जिनके जीवन का मूल मंत्र था, ऐसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। इनके बारे में कहा जाता है कि बाहर से जितने विनम्र थे, अंदर से उतने ही चट्टान जैसे थे। यानी उन्होंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया। वो अपने फैसले पर बिल्कुल अडिग रहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद देश की कमान इन्होंने ही संभाली थी। तो इस पाठ के मुख्य नायक लाल बहादुर शास्त्री ही कहे जा सकते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले पात्र परिचय कर लेना आवश्यक है। लाल बहादुर शास्त्री जी ये लेखक के पिता हैं। ललिता देवी शास्त्री जी की पत्नी है। लेखक सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री ये लाल बहादुर शास्त्री जी के 2 बेटे हैं। शास्त्री जी के सचिव सहाय जी ये एक पात्र है। उनका एक संतरी भी है, एक ड्राइवर। अब हम सीधे पाठ की ओर आते हैं। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति यानी ईमानदारी का या ईमानदारी की साक्षात प्रतिमा। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक में नौकरी करनी पड़ी। लेखक ने यहाँ पर कबूल किया है कि जब तक बाबूजी जिंदा थे उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन उनके चले जाने के बाद, गुजर जाने के बाद उन पर एक दूसरी दुख की घड़ी आई और एक अलग ही प्रकार का अभाव उन्होंने महसूस किया और उन्होंने बैंक में नौकरी कर ली या करनी पड़ी। बैंक ऑफ इंडिया में वो नौकरी करने लगे थे। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। हम सब जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसके पहले वो उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता, यानी बड़ी इच्छा होती कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। ये है इम्पाला शेवरलेट, बड़ी शानदार गाड़ी होती है। और उन दिनों ये गाड़ी जिसके पास होती थी बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती थी। अफ्रीका की एक हिरन प्रजाति का नाम है और ये जो हिरन होता है
बिल्कुल तेज़ गति से दौड़ता है और उसी के कारण इस गाड़ी का नाम भी रखा गया इम्पाला शेवरलेट। और उस गाड़ी को चलाने की लेखक की काफ़ी इच्छा होती थी और आखिर उन्हें एक दिन मौका मिल ही गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब ज़रा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाएं। शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो उनके पास सरकारी कामों के इस्तेमाल के लिए इम्पाला शेवरलेट गाड़ी आ गई थी और उसे देख देख कर लेखक की इच्छा होती थी कि ऐसी गाड़ी तो हमारे पास होनी चाहिए थी और अब वो आ भी गई है। और इसीलिए उसे चलाने के लिए एक दिन उनकी इच्छा हो गई तो उन्होंने बाबूजी के निजी सचिव से कहा कि सहाय साहब ड्राइवर से ज़रा कहिए कि इम्पाला लेकर हमारी घर की तरफ आ जाएं। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। अनिल यानी उनके भाई, मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी। याद कर बदन में झुरझुरी आने लगती है। यानी अभी भी अगर मैं उस गाड़ी चलाने के अनुभव की बात करूं तो मेरे बदन में, मेरे शरीर में आनंद की लहरें, आनंद की तरंगें उठने लगती है। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। विद्यार्थी मित्रों, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि लेखक बहुत डरते थे बचपन में अपने बाबूजी से। बात डरने की नहीं थे, लेकिन बाबूजी का अनुशासन ही कुछ ऐसा था घर में कि लेखक को या उनके परिवार को बाबूजी के बातों का सम्मान करना पड़ता था। वापस घर फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी। संतरी यानी वहाँ का जो द्वारपाल होता है, जो पहरेदार होता है, उसे सूचना दी, हिदायत दी, ये सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। यानी बाबूजी को पता न चले कि हम आए और गाड़ी पार्क की। बाबूजी का डर, वो खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। और सुनील जी यही तो नहीं चाहते थे कि बाबूजी बेवजह हमें पूछताछ करे और डांटे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। यानी बात क्या हो जाएगी, आई गई हो जाएगी। संतरी से जैसा कहा गया पहरेदार से उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए, पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। जब वो ये जान गए कि अम्मा ने बाबूजी को हमारा सारा सब कुछ बता दिया कि हम गाड़ी लेकर गए थे। ये जानने सुनने की बाबूजी ने क्या कहा, फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा, रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। अगला किस्सा सुनिए। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। लेखक को ऐसा लगा कि शायद कोई नौकर बाहर आया होगा। ये सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने। और वैसे भी वो जल्दी उठना नहीं चाहते थे क्योंकि वो इम्पाला शेवरलेट लेकर जहाँ खाने के लिए गए थे मित्र के यहाँ, तो लौटने पर देर हो गई थी, तो ज़्यादा वो सोना चाहते थे। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। फिर से दरवाज़ा थपथपाया गया। झुंझलाता हुआ, चिढ़ता हुआ, ज़ोर से बिगड़ने के मूड में, यानी बिल्कुल नाराज़गी के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ। दरवाज़ा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा। माफ़ी मांगी। बेध्यानी में, यानी लापरवाही में बात कहे गया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा, ठीक है।
बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। बाबूजी के बुलाने पर हमें जाना पड़ा वहाँ पर, क्योंकि चाय जो पीनी थी और हमारे परिवार में ऐसा रिवाज था कि पूरा परिवार एक साथ चाय के टेबल पर एकत्रित हुआ करता था। अपने सोने वाले बेटे को जगाने के लिए स्वयं बाबूजी पहुँचे थे चाय के टेबल पर बुलाने के लिए। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पाठ में निहित कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों को देखेंगे। सबसे पहले जिसका अभी हमने विवेचन लिया है, शास्त्री जी के पुत्रों द्वारा सरकारी गाड़ी का प्रयोग करने पर शास्त्री जी की प्रतिक्रिया क्या है, जो हम अभी देखने वाले हैं। और ईमानदारी तथा अनुशासन की सीख इस प्रसंग के माध्यम से लेखक के पुत्रों को यानी सुनील और अनिल इनको कैसे मिली, ये हम भी देखने वाले हैं। हमने कहा ठीक है, बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। अब सुनील शायद ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं बाबूजी हमारे साथ अभी कैसा बर्ताव करेंगे। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है। फिर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, कोई दलील उन्होंने नहीं दी, क्योंकि अम्मा जी ने सारी राम कहानी यानी पूरी घटना तो उन्हें सुना दी है। अब ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और न कुछ जाहिर होने दिया। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का गुस्सा परेशानी नहीं थी बाबूजी के चेहरे पर। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? बड़े प्यार से पूछा बाबूजी ने। जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? इसका सीधा सा मतलब था कि अम्मा जी ने ये कुछ नहीं बताया था कि वो इम्पाला शेवरलेट गाड़ी लेकर गए हैं और खाने पर गए हैं मित्र के यहाँ। कहना पड़ा हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। वो बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट यानी राज्य का कोई बड़ा अधिकारी अगर आता है तो उसके आने पर ही वो इम्पाला शेवरलेट गाड़ी निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है, स्वीकृति का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। पता नहीं लेखक के मन में और उनके भाई अनिल के मन में ये गलतफहमी कैसे पैदा हो गई कि बाबूजी हमें इसके बाद इम्पाला शेवरलेट गाड़ी चलाने की अनुमति दे देंगे, और इसीलिए वो एक दूसरे की आंखों ही आंखों में इशारा करने लगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉगबुक रखते हो? लॉगबुक इसमें जिसे मराठी में नोंदवही कह सकते हैं या कार्य दैनिकी हिंदी में कह सकते हैं। हर ऑफिस में इसका इस्तेमाल होता है, कार्यालयों में होता है। तो बाबूजी ने पूछा अपने ड्राइवर से कि तुम इसका मतलब अपने पास लॉगबुक रखते हो या नहीं? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? मतलब गाड़ी कब निकाली गई, गाड़ी कब वापस आई, कितने किलोमीटर चलाई गई। उनके कहने का तात्पर्य ये था। कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वो बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, सूचना दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग यानी व्यक्तिगत उपयोग के लिए गाड़ी का इस्तेमाल हुआ। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। इसका मतलब ये था, इम्पाला शेवरलेट एक सरकारी गाड़ी थी। माना कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस गाड़ी का उपयोग कदापि अपने निजी अर्थात व्यक्तिगत कामों के लिए नहीं होना चाहिए।
ये शास्त्री जी का मानना था। जैसे आज हम देखते हैं कि कई सारे मंत्री अपनी सरकारी गाड़ी का या सरकारी बंगले का इस्तेमाल करते हैं और उनकी मोहलत ख़त्म होने पर भी ना तो वो अपनी गाड़ी छोड़ना चाहते हैं और ना ही अपना बंगला जल्दी से खाली करवाना चाहते हैं। लेकिन वो तो शास्त्री ही थे, गांधी जी को आदर्श मानने वाले, कि उन्होंने साफ साफ कह दिया साहे साहब से कि इन्होंने जो 14 किलोमीटर गाड़ी चलाई है उसका पैसा कहाँ से जाएगा, जो मेरी तनख्वाह है वहाँ से जाएगा। इतना जो कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो समझना था दोनों भाई समझ गए और अंदर ही अंदर रो पड़े। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भाग कर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। तो ये था बाबूजी का अनुशासन। तो बचपन में लेखक सुनील शास्त्री के द्वारा अपने पिताजी की इम्पाला शेवरलेट गाड़ी का जो इस्तेमाल हुआ, उस किस्से को लेकर उन्हें अपने पिताजी से क्या सीख मिली, ये हमने इस पहले भाग में देखा है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस पाठ का पहली वीडियो का भाग 1 समाप्त होता है। जल्दी ही हम मिलेंगे इसी पाठ के वीडियो क्रमांक 2 में, यानी कि भाग 2 में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो मेरे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।